हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। चलिए आज हम इस वीडियो में क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। आज चैप्टर नंबर क्या है आपका? 3 है। 3 में वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रों से, क्योंकि एग्ज़ाम में लगभग ये हर साल आते हैं और इस साल तो लगभग आएंगे ही आएंगे। तो 99% 9 कह रहा हूँ मैं। तो तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें अगर आप विद्युत धारा की परिभाषा व मात्रक लिखिए तो इसमें लिखा है किसी चालक में आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को किससे दिखाते हैं? आई से। तो आई बराबर होगा क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? आवेश। टी क्या है? समय। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो आवेश बहते हैं प्रवाह की दर या एकांक समय में बहने वाले आवेश के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। अब यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? स्मॉल एन हो, तब आई बराबर होगा एन ई बटे टी। क्यों? क्योंकि क्यू बराबर एन ई होता है, तो क्यू के स्थान पर एन ई रख सकते हो, बटे में टी है। आजकल इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है एम्पेयर। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ये हुई पूरी डेफिनेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है, सिंपल है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसे भी। ये कह रहा अनुगमन वेग की परिभाषा तथा अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। यानी कि अनुगमन वेग की परिभाषा भी बतानी है, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा, जो विद्युत धारा ऊपर हमने पढ़ी है, तो उनमें संबंध भी बताना है। तो चलिए पहले हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। क्या वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते। कहने का मतलब यह है अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी बोला जाता है। अब इसकी क्या कर लेते हैं, इसको हम सिद्ध कर लेते हैं। ये लिख रहा है माना किसी चालक का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा अनुगमन वेग वी डी है, यानी कि वी सापेक्ष में क्या है? टी है। तो 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एन ए वी डी। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ए क्या है? चालक का क्षेत्रफल। वी डी क्या है? अनुगमन वेग। यदि टी समय में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बूझी जाए तो ये होगा एन ए वी डी इंटू टी। यानी कि ये 1 सेकंड में था, 1 सेकंड की जगह एक रखोगे तो एक तो इसमें विलुप्त हो जाएगा, परंतु 1 सेकंड के कुछ समय लोगे, यानी कि टी समय में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? एन ए वी डी इंटू टी। अब आगे देख लेते हैं। अब चूंकि मैंने पहले बताया था क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। तो क्यू बराबर एन के स्थान पर क्या आता है? एन ए वी डी इंटू टी आता है, इंटू ई है। अब यदि मैं क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि क्यू बराबर क्या होती है? आई बराबर क्यू अपॉन टी। यह क्यू बराबर आई टी भी होता है, क्यू बराबर एन ई भी होता है। तो अब यदि मैं देखिए यहाँ टी है, टी गुणा की चीज़ जैसे मैं भाग में लगूँ तो क्यू के बटे में आ जाएगी, तो क्यू बटे टी हो जाएगा और बाकी सारा ऐसे ही रह जाएगा। तो क्यू बटे टी आ गया, ये बचा एन ए वी डी इंटू ई, यानी कि टी तो वहाँ गया तो एन ई वी डी तो बचा। अब क्यू अपॉन टी क्या होता है? ये होता आई, तो इसके स्थान पर आई लिख सकता हूँ और बाकी सेम ऐसी। यही क्या अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध है, क्योंकि वी डी क्या है? अनुगमन वेग। आई क्या है? धारा। तो धारा और अनुगमन वेग में क्या हुआ? संबंध, और उसमें संबंधी क्वेश्चन में बूझ आया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए। अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में क्या संबंध है, इसको भी बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। ये कह रहा है किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व क्या होता है? जे बराबर आई अपोन ए। आई क्या है? धारा, यानी कि धारा बटे क्षेत्रफल। तो ये लिख रहा है एकांक को। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था, जब भी कोई नीचे चीज़ लिखो तो इसमें एकांक लगा दो, आपकी परिभाषा तैयार हो जाएगी। आप ये कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को ही विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से दिखाते हैं, जे बराबर आई अपॉन ए। अगर मात्रक की बात की जाए तो एम्पियर बटे क्षेत्रफल। एम्पियर हो गए, आज इसकी वीमा निकालोगे तो ये आएगा एल स्क्वायर इंटू ए। ये इसकी क्या हो गई? वीमा। अब इसने पूछा है अपवाह वेग। अपवाह वेग को क्या बताया था अभी मैंने? अनुगमन वेग भी कहते हैं। तो अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, तो ये होता है जे बराबर एन ई इंटू वी डी, और यही इसका संबंध है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ लेते हैं? 5 क्या कहता है? ये कह रहा ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चलिए ओम का नियम भी लिख लेते हैं। इसमें बोला यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी कि ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि। तो समझ में आ गई भौतिक अवस्था, ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि।
में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। बहुत सिंपल है। तो v समानुपाती क्या होगा, I। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये क्या था, नियतांक। नियतांक आएगा इंटू आर। अब r की वैल्यू निकालेंगे तो r की गुणा में क्या है, i। और गुणा की चीज़ जैसे ही बराबर के बाद पहुंचेगी तो v के नीचे पहुंचेगी तो v बटे i हो जाएगा, v बटे i। और v बटे आई बराबर क्या है, क्योंकि ये तो नियतांक है तो नियतांक लिख सकते हो, चाहे इधर लिखो या इधर लिख दो। तो हमने यही लिखा v बटे आई बराबर नियतांक। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 4 की पूरी डिटेल। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये बोल रहा है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा, यानी क्या मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधक, यानी कि दोनों क्या हैं, ये एक ही हैं। तो आपको डरना नहीं है कि एग्जाम में ये लिखाएगा ये लिखाएगा या दोनों लिखाएगा। तो कहने का मतलब है दोनों सब कुछ एक ही है। तो इसे परिभाषा पढ़ लेते हैं। ये लिख रहा, किसी धारावाही चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध को किससे देखते हैं, रो से। रो बराबर हो आर ए अपॉन एल। अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक निकाल लेते हैं। आर क्या है, ओम। और ओम का मात्रक ओम है ही। ए क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। एल क्या है, मीटर। तो एम से क्या घात एक कटेगी तो ओम मीटर ही बचेगा, ओम मीटर। अगर मीवा की बात करेंगे तो इसकी विमा क्या मिलेगी, ये मिलेगी एम एल की घात 3 टी की घात -3 और ए की घात -2। ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बहुत ईजी है, ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है। इसमें लिख रहा है विद्युत ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। बहुत सिंपल है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। जब किसी चालक के भीतर विद्युत आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है तो जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब है भाई किसी चालक के भीतर मतलब कोई आवेश है, अब उसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाओ। अब उसे ले जाने में कुछ तो ऊर्जा व्यय होगी और उसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, विभवांतर गुणा आवेश। विद्युत ऊर्जा को दिखाते हैं W से। W बराबर Q इंटू वी। अब क्योंकि आप सभी को पता है Q बराबर क्या होता है, IT, तो Q के स्थान पर IT रख सकता हूँ तो VIT बन जाएगा। तो W बराबर VIT। अब आगे देख लेते हैं। अब चूंकि V बराबर क्या होता है IR, तो W V की जगह IR रखेंगे तो ये बनेगा I स्क्वायर इंटू RT। समझ में आ गया। देखिए ये एक दूसरे में लिंक है तो एक दूसरे को आप सीरीज वाइज चलते जाइएगा। अब चूंकि I बराबर क्या था V बटे R, यानी कि इसमें से I निकालेंगे तो ये गुणा की चीज़ कहाँ पहुँचेगी, भाग में, तो V बटे R बन जाएगा। तो V बटे R, तो W बराबर क्या बनेगा, V स्क्वायर T बटे में R। अगर मात्रक की बात करें तो बनेगा जूल। तो बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए, यानी कि विद्युत जो शक्ति है यानी कि पावर, हॉर्स पावर क्या है उसको बताना है। तो चलिए, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर, इनके होने के समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, ऊर्जा बटे समय। तो आप ये कह सकते हैं एकांक समय में प्रवाहित या क्षय होने वाली ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसी से आप डेफिनेशन निकाल सकते हो। विद्युत शक्ति को दिखाते हैं P से, ऊर्जा को दिखाते हैं W, और T को समय को दिखाते हैं T से। तो P बराबर W बटे T। अब चूंकि V बराबर हम W बराबर क्या पढ़ा था, VIT, तो यहाँ VIT रख सकता हूँ, VIT। अब T से क्या होगा, T कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, VI बचेगा, ये लिख दिया। अब चूंकि हमने ये भी पढ़ा था, अभी पढ़ा था ऊपर बिल्कुल IR, तो ये रहा IR, तो P बराबर I स्क्वायर इंटू R। अब चूंकि I बराबर V बटे R होता है तो जब इसमें वैल्यू रखोगे तो ये बनेगा P बराबर V स्क्वायर इंटू R, यानी कि V स्क्वायर बटे में आप। समझ में आ गई। आप इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक क्या है, देखिए मात्रक है जूल बटे सेकंड। कहाँ से निकलेगी, यहीं से निकलेगी, जूल बटे सेकंड, क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल, समय का सेकंड, या इसे वाट भी बोला जाता है। अब एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। आठवां हमारा क्या कहता है। तो आठवां बहुत सिंपल है, ईजी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसे भी। इसमें लिखा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। इसका मतलब तो यही है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोधक किससे दिखाते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और ये किन किन बातों पर ये निर्भर करता है। तो पहले परिभाषा देखेंगे फिर इनके कारण भी देखेंगे। तो चलिए पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं।
ये लिखा है सेल का घोल विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोला भाई, सेल का जो घोल है विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे ही आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब इसके क्या देख लेते हैं कारक, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से पढ़ लेते हैं। यार सेल के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। कहने का मतलब है जब सेलों की दूरी, बीच की दूरी को क्या करते थे, बढ़ा देते हैं, तो जो उसका आंतरिक प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि दूरी बढ़ाने पर भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब सेकंड पॉइंट, विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। कहने का मतलब बहुत ईजी है कि सांद्रता बढ़ाने पे भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, तथा सेलों के प्लेटों के बीच की दूरी जब बढ़ाते हो तो उसका आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ये इन दो कारकों पर निर्भर करता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, लगभग ये कहिए जान है या पूरे परिवार की दादी है, क्योंकि इसके बिना आपका परिवार या इसके बिना चैप्टर अधूरा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको। विद्युत परिपथि संबंधी किरचॉफ ने दो नियम प्रस्तुत किए। नंबर 1 प्रथम नियम, और प्रथम नियम को क्या बोला जाता है, ये वह संधि का नियम या धारा का नियम। इस नियम को दो नाम से जाना जाता है, संधि का नियम भी कहते हैं या धारा का नियम भी कहते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं और ये हमारा क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं। अब या इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बहुत ईजी है। तो सिग्मा आई बराबर क्या होगा, 0। कहने का मतलब है मान लेते हैं कुछ संधि है, संधि कहते हैं जहाँ ये कुछ धारा जाती है कुछ आती है, जहाँ एक दो एक पॉइंट को छूती है। अगर मैं इसको कुछ नाम दे दूँ तो इसको मान लो नाम दे देता हूँ ओ, जो ओ होगी क्या करेगा, ये संधि का काम करेगा। तो ध्यान रखना, जो संधि की ओर धारा आती है वो पॉजिटिव ले जाती है, और जो संधि से धारा दूर जाती है वो नेगेटिव ले जाती है। तो आपने देखा संधि की ओर कौन कौन सी धारा आ रही, I1 और I2, और जो संधि से दूर जा रही है I5, I4 और I3। तो ये तीनों माइनस ले जाएंगी और ये दोनों आपकी पॉजिटिव ले जाएंगे। तो ये माइनस और ये पॉजिटिव का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो यही मैंने लिखा है I1 + I2 - I3 I4 I5। ये माइनस क्यों लिए हैं मैंने इसका रीजन बता दिया है। बराबर क्या, 0। अब आप खुद बताएं, माइनस माइनस माइनस, यदि मैं इन तीनों को बराबर के बाद ले जाऊं तो चिन्ह क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, अर्थात माइनस की चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस। तो ये दोनों के सब क्या हो जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। तो I1 + I2 बराबर I3 + I4 बराबर + I5। यही क्या है, आपका संधि का नियम है या धारा का प्रथम नियम है। किरचॉफ का प्रथम नियम समझ में आ गया। अब चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है यानी कि दूसरा नियम, ये कहते हैं लूप का नियम या वोल्टता का नियम। यानी कि दूसरा नियम भी लिख सकता है पेपर में, लूप का नियम भी है और वोल्टता का नियम भी। तो तीनों को आपको बिल्कुल कंटेस्ट याद रखने हैं। तो इसकी पहले हिंदी पढ़ लेते हैं, फिर आपको हम इसको ये समझाएंगे। वह इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं, यानी कि पास अलग अलग है उनमें बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, यानी कि उनमें बहने वाली धारा तथा उनके जो संगत यानी कि उनके समांतर जो प्रतिरोध लगे हुए हैं उनके गुणनफल, ये R1 ये बनेगा हमारा R1, ये R2। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बहुत सिंपल है। देखिए पहले बंद पास में जो धारा लग रही है I1, इसमें लगा प्रतिरोध, तो संगत का गुणनफल किसके बराबर होगा, उसमें लगे विद्युत वाहक बल के भी मतलब क्या बराबर होगा। यही मैंने लिखा सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, यानी कि इन दोनों का गुणनफल विद्युत वाहक बल के क्या होगा, बराबर। अब ये दो पास लगे हुए हैं, इन दो पासों में बंद पास देख लेते हैं फर्स्ट, यानी कि मैंने फर्स्ट लिखा है, ये 2 लिखा है। अब देखिए, अब इसमें पहले बंद पास में चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से चलेंगे बंद पास में। तो आपने देखिए धारा ऐसे जा रही है, यानी कि I1 गुणा R1, क्योंकि इसके गुण चलेंगे I1 गुणा क्या है, ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये है R1, क्या है R1, और ये क्या है, अब आगे चलेंगे, ये कौन सा है हमारा धारा I2 और गुणा R2, ये कितना है, ये हमारा R2 है। समझ में आ गया। अब माइनस क्यों लिया, देखिए हम ऐसे चल के ऐसे जाते, बट धारा देख रहे होंगे इस तरीके से आ रही है, हम जा रहे हैं इस तरीके से, तो इसका मतलब धारा के अपोजिट जा रहे हैं, तो धारा क्या लीजिएगी, माइनस, और धारा I2 × R2। अब
फिर इनमें इसमें भी विद्युत वाहक बल लगा, इसमें विद्युत वाहक लगा, तो आप E1 माइनस E2 कर सकते हैं या E2 माइनस E1 कर सकते हैं। इसको कैसे भी लिख सकते हैं, बराबर E2 माइनस E1। ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट, सही है। अब आगे देख लेते हैं बंद पास दो के लिए, यानी कि जो दो दूसरा पास है इसमें चेक कर लेते हैं। अब बंद पास ये इस तरीके से ये है, तो देखिए इसमें कौन सी धारा है, कौन सी मेरे प्यारे बच्चों, I2। प्रतिरोध कौन सा, R2। तो I1 यानी कि I2 गुणा R2 प्लस, अब प्लस क्यों लिया, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं और धारा भी कैसे जा रही है, ऐसी। जब हम धारा के अनुदिशी जा रहे हैं, बिल्कुल जैसी धारा जा रही है उसी की दिशा में हम जा रहे हैं, तो क्या लेंगे प्लस। और क्या लेंगे I3 के स्थान पर क्या लिख सकते हो आप I1 प्लस I2 प्लस I2, और इसमें लगा प्रतिरोध क्या R3, तो इंटू R3 बराबर इस पास में सेकंड बंद पास में विद्युत वाहक बल कितना E2, क्योंकि इसमें तो नहीं है तो इसलिए E2 बराबर हो जाएगा। और यही आपके क्या आएगा, किरचॉफ का सेकंड नियम कहलाएगा। तो आई होप आज की वीडियो समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार के साथ। जब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।